राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? ऑप्शंस आर भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो बात की जा रही है राज्यपाल की, तो राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी। जो मुख्यमंत्री होते हैं यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ये इनके प्रमुख कंसल्टेंट होते हैं यानी कि इनको सलाह देने का कार्य करते हैं। और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो इनके जो प्रमुख इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और इनकी जो एलिजिबिलिटी होती है कि भाई ये सिटीजन होने चाहिए इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ठीक है। और कम से कम इनके मतलब राज्यपाल होने के लिए ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। 35 ईयर्स जो 35 ईयर्स से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। और ये किसी भी सदन के मेंबर नहीं होने चाहिए। जो दोनों सदन होते हैं उनमें से किसी के भी मेंबर नहीं होने चाहिए। और ये जिस स्टेट में राज्यपाल नियुक्त होते हैं ये वहाँ के रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। तो ये क्या है इनकी क्वालिफिकेशन है राज्यपाल की मैं बात करूं। और इनके जो प्रमुख कंसल्टेंट होते हैं वो है चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर टेट 2021 के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए, उत्तराखंड ट्रिपल एससी में जो पेपर होने वाला है, वीडियो और वीपीडीओ एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर रहेगा सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि जीके और जनरल साइंस का पार्ट सभी पोर्शंस में पूछा जाता है। टेलीग्राम पर नहीं आपने कनेक्ट किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। लास्ट तक वीडियो को देखना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है? बात की जा रही है वायु में ध्वनि का वेग यानी कि इस जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके बारे में बात की जा रही है कि किस चीज के साथ परिवर्तित नहीं होता। नॉट लगा है वायु के तापमान में, वायु के दाब में यानी कि प्रेशर में, वायु में नमी की मात्रा मॉइस्चर, ध्वनि के संचरण की दिशा में, पवन। तो आपको राइट आंसर बताना है कि वायु में ध्वनि का वेग जो एयर में स्पीड ऑफ साउंड है किस में परिवर्तित नहीं होती है। तो राइट आंसर है हमारे पास वायु का दाब यानी कि एयर प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो है स्पीड ऑफ साउंड परिवर्तित नहीं होती है। बाकी सब में होती है कि तापमान की वजह से भी परिवर्तित होती है, मॉइस्चर हो अगर हवा में तो भी होती है, और ध्वनि के संचरण का मतलब होता है संचरण की दिशा में पवन। अगर वायु जो है जिस दिशा में ध्वनि जा रही है उसी दिशा में अगर पवन है तो उस पर भी ध्वनि का वेग डिपेंड करेगा। तो जिस पर डिपेंड नहीं करेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, वायु का दबाव या दाब, एयर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। किस चीज की अधिकता की होती है? गहरे तले हुए जो फूड आइटम्स होते हैं, वसा की वजह से जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैट्स, हाइड्रोकार्बन्स की वजह से, पकाने के तेल की, या फिर निकोटीन की। तो देखिए जो कैंसर जनक होते हैं गहरे तले हुए खाद्य, उसमें किस चीज की सबसे ज्यादा अधिकता होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर ए, वसा की, फैट्स की। और इन फैट्स में क्या चीज पाई जाती है भाई? फैट्स में जो है एस्ट्रोजन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है जो कैंसर वाला जो कॉज होता है वो फैट्स में एस्ट्रोजन्स की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अगर मैं बात करूं, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है फैट। और निकोटीन की अगर हम बात करें तो आपको पता है निकोटीन क्या है, एक जिससे नशा होता है। ये टोबैको में पाया जाता है यानी कि तंबाकू में जो है निकोटीन की उपस्थिति होती है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है C10H14N2। तो ये निकोटीन का एक रासायनिक सूत्र है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? ऋण से बनती है, घाटे की वित्त व्यवस्था, सदस्य राष्ट्र, या फिर उधार से? तो राइट आंसर है भाई आईएमएफ बोले तो आईएमएफ की जो फुल फॉर्म है वो है हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कितने कंट्री शामिल हैं? इसमें 190 कंट्रीज जो हैं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर है राष्ट्र सदस्य, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 190 देश शामिल हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है।
तापीय विद्युत केंद्र का मतलब है थर्मल पावर स्टेशन। भाई जो लोग भी इंग्लिश में है उनको पता चल जाएगा। थर्मल पावर स्टेशन जिसको हम बोलते हैं उसको हिंदी में बोला जाता है तापीय विद्युत केंद्र। इसका प्रमुख गैसीय प्रदूषक है, कौन सा मेन पॉल्यूटेंट है इसमें? H2S है, ये NH3 है, NO2 है या फिर SO2 है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यह है सल्फर डाइऑक्साइड जो है थर्मल पावर स्टेशन का मेन गैसीय पॉल्यूटेंट है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक कौन सा है? कौन सा एरिया जो है गर्म मसालों के लिए फेमस है? डेक्कन ट्रैम्प्स, मालाबार तट जिसको हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं, कोरोमंडल तट या फिर सुंदरबन डेल्टा? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालाबार तट, यानी कि मालाबार जो कोस्ट है साउथर्न एरिया में, तो वो कौन से स्टेट में है? केरला में है। तो यहाँ पर जो है ये मसालों के लिए बहुत ही प्रमुख उत्पादक है मालाबार कोस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, प्रकाश विद्युत सेल बनता है, फोटो इलेक्ट्रिक जिसको हम बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है किस चीज से किस चीज को किस चीज में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा यानी कि लाइट ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जितने भी प्रकाश विद्युत सेल होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश से ऊर्जा को लेते हैं, यानी कि सनलाइट से किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। जितने भी आप ऊपर सोलर पैनल देखते हैं तो उन पैनल्स पे क्या होता है? प्रकाश पड़ता है और उस प्रकाश की एनर्जी को वो किस में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, वही है प्रकाश विद्युत सेल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन लॉरेंस या लॉर्ड डेलहौजी? तो बंबई, मद्रास और कोलकाता में जो उच्च हाई कोर्ट हैं उनमें से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो वो थे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके कार्यकाल में जो है उच्च न्यायालय जो है अस्तित्व में आए थे, एग्जिस्टेंस में आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इनका कार्यकाल चला था 1757 से 1805 में। ठीक है, ये थे गवर्नर जनरल, फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फॉर्मर मतलब पहले। ओके, बात हो गई। ब्रिटिश आर्मी में ये क्या थे? एक ऑफिसर थे। ये पहले ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर थे, उसके बाद ये गवर्नर जनरल बने भारत के। बात क्लियर हुई? इसके साथ ही हमारे पास है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे भाई? ये भी ये थे गवर्नर जनरल, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ऑफ बंगाल। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे और हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल, यानी कि जो सुप्रीम काउंसिल था उसके भी हेड थे। कहां पर? बंगाल में। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? 1757 से 1805 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बात क्लियर हुई? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला? 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950 या 15 अक्टूबर 1947? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कि भारत को जो है अधिकार क्षेत्र का दर्जा जिसको हम बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस जो है 15 अगस्त 1947 को मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इसको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 परिपुष्ट करता है क्या? जो आर्टिकल 370 है वो किस चीज पर बल देता है, किस चीज को डिफाइन करता है? भारत में भूमि सुधार कानून को, राजनयिक विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों को, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को, लोकपाल के कर्तव्य तथा अधिकारों को। तो अनुच्छेद 370 जो है आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के लिए विशेष स्थिति को डिफाइन करता है। अब इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है भाई? इस अनुच्छेद में यह मेंशन किया गया है कि देश की संसद को, जो देश की संसद है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए, जो देश की संसद है तो वो क्या चीज कर सकती है जम्मू एंड कश्मीर में? कर सकती थी, अब नहीं है। क्या था? विदेश मामले देखती थी और कम्युनिकेशन देखती थी, यानी कि संचार की व्यवस्था देखती थी, और जो रक्षा व्यवस्था होती थी तो वही
देश की संसद जम्मू और कश्मीर के 3 हिस्सों को देखती थी। बाकी सारे डिसीजन जो लिए जाते थे वो जम्मू एंड कश्मीर में जो संविधान लगा था उसके अकॉर्डिंग लिए जाते थे। बाकी देश की संसद उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं करती थी। बात क्लियर हुई? तो जम्मू एंड कश्मीर को अपना संविधान बनाने की अनुमति थी इस अनुच्छेद के अनुसार, इन तीनों क्षेत्रों को छोड़कर। बात क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कौन सा आयोग संविधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? संविधान उपबंध का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जिसको हम बोलते हैं, द्वारा स्थापित नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से जिसको स्थापित नहीं किया गया है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है? वित्त आयोग है, फाइनेंशियल नीति आयोग यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, और चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन। तो किसके द्वारा स्थापित नहीं है? तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो नीति आयोग है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको हम बोलते हैं संविधानिक प्रोविजन, इसके द्वारा स्थापित नहीं किया जाता। बाकी सारे जो आयोग हैं, वित्त आयोग हो गए, यूपीएससी होगी, चुनाव आयोग, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल उपबंधों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है वो इसके द्वारा नहीं स्थापित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त कौन सा उपकरण है? पार्थिव दूरदर्शक है यानी कि जो टेलीस्कोप होती है, खगोलीय दूरदर्शक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, या आवर्धक लेंस है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो दूर की वस्तुओं को देखने के टेलीस्कोप इस्तेमाल की जाती है वो है हमारे पास पार्थिव दूरदर्शक जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में होते हैं 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, 10 स्थायी और 5 अस्थायी, 15 स्थायी सदस्य, या फिर 15 अस्थायी सदस्य? तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में हो सकते हैं 5 स्थायी, 5 तो होते हैं परमानेंट, और 10 होते हैं टेम्परेरी मेंबर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाई किसी को भी कोई भी डाउट हो कमेंट डाउन कर देना। वीडियो पसंद आ गई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अमेरिका के किस क्षेत्र में यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से क्षेत्र में यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? यूएसए और कनाडा, ब्राजील और अर्जेंटीना, चिली, या फिर मध्य अमेरिका जिसको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में मध्य अमेरिका पड़ता है उसमें सबसे ज्यादा है? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो मध्य अमेरिका है उसमें यूनेस्को की सूची में शामिल सबसे ज्यादा विश्व जो हेरिटेज है ना, वर्ल्ड हेरिटेज स्थल जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अमेरिका में, वो कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थे यार हमारे इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, यानी कि जिसमें पॉलिटी भी शामिल थी, हिस्ट्री भी शामिल थी, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेली आपको इसी तरीके के सेशन मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और शेयर करना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।